नमस्कार, एचएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात कर रहे हैं देश की 3 बड़ी खबरों पर। पहली खबर होगी नीट री एग्जाम के लिए टेलीग्राम पर लगी रोक की, और दूसरी जो खबर होगी वो होगी महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण के लिए सरकार जो माथापच्ची कर रही है, जो तोड़फोड़ हो रही है। टीएमसी के 20 सांसद आ गए हैं, डीएमके और शिवसेना की बारी है, उस पर हम बात करेंगे। और आखिरी खबर होगी योगी के मुहर्रम पर आए नए निर्देश थी, जिसके बाद खलबली मची हुई। पहली खबर से कि नीट री एग्जाम को सही तरीके से संपन्न कराने के लिए टेलीग्राम ऐप पर लगी रोक की जो बात हो रही है कि नीट री एग्जाम टेलीग्राम बैन जो है 21 जून को नीट यूजी की फिर से परीक्षा होने वाली है, री एग्जाम होने वाला है और उसके लिए तैयारी एनटीए ने पूरी कर ली है। किसी भी हाल में प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसके लिए इंतजाम तो कर ही लिए गए हैं। लीक को लेकर किसी भी तरीके की कोई अफवाह या भ्रामक खबर ना फैले सोशल मीडिया पर, इसके लिए भी एनटीए ने कमर कस ली है। प्रश्न पत्र को सेंटर तक पहुंचाने के लिए वायुसेना ने अब तक 200 से ज्यादा उड़ान भरी है और डिजिटल लॉकर में बंद प्रश्न पत्र को सेंटर तक पहुंचाया जा चुका है। प्रश्न पत्र तैयार होने, उसके ट्रांसलेट होने, प्रिंट होने और फिर सेंटर तक उसे सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करने के इंतजाम तो अभी तक फूल प्रूफ रहे हैं। लेकिन प्रश्न पत्र लीक की झूठी खबर फैलाकर पैनिक क्रिएट करने वाले माफिया पर लगाम लगाने का इंतजाम भी एनटीए ने इस बार टेलीग्राम पर बैन करके किया है। एनटीए को जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक प्रश्न पत्र टेलीग्राम के माध्यम से सर्कुलेट होते थे और टेलीग्राम में स्पेशल फीचर के कारण बैकडेट मैसेज पर भी अपडेट प्रश्न पत्र आने से छात्रों में यह अफवाह फैला दी जाती थी कि प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। इसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने टेलीग्राम पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया। आज अपने प्रोग्राम में हम अपने साइबर एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने से रुक जाएगा प्रश्न पत्र लीक। ये जो प्रश्न है, 3 प्रश्न तैयार किए हैं कि क्या टेलीग्राम पर बैन लगाने से रुक जाएगा प्रश्न पत्र लीक। दूसरा जो सवाल है वो है कि क्या सोशल मीडिया पर उपलब्ध दूसरे किसी ऐप से भी प्रश्न पत्र लीक की अफवाह फैलाई जा सकती है। और तीसरा कि क्या एनटीए ने अपने दूसरे सभी फ्रंट को भी दुरुस्त कर लिया है ताकि किसी भी तरह की कोई लीक ना हो, क्योंकि टेलीग्राम प्रश्न पत्र लीक नहीं करता बल्कि उसे सर्कुलेट करता है। इसलिए यह जो लोगों में एक गलतफहमी है कि टेलीग्राम पे बैन हो गया तो नीट से जो लीक हो रहे थे पर एग्जाम वो या प्रश्न पत्र जो लीक है उस पर प्रतिबंध लग गया। हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर और इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर पवन दुग्गल है, साइबर एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ रहेंगे, और साक्षर दुग्गल, दोनों हमारे साथ रहेंगे और दोनों से हम जानने की कोशिश करें। पवन दुग्गल अभी हमारे साथ हैं। पवन दुग्गल पे एक बार हम जाते हैं। दुग्गल जी, यदि आपको मेरी बात पहुंच रही है तो ये खबर आपको भी पता होगा कि सरकार ने टेलीग्राम को बैन कर दिया है। क्या आपको लगता है कि टेलीग्राम को बैन कर देने से 30 तारीख तक ये एग्जाम लीक, जो पेपर लीक वाली बात हम लोग कर रहे हैं, क्या रुक जाएगा? क्योंकि हालांकि एनटीए ने भी साफ किया और हम और आप भी जानते हैं कि टेलीग्राम लीक नहीं करता, लीक को सर्कुलेट करता है, अफवाहें फैलने से रोकता है। लेकिन क्या केवल टेलीग्राम है? क्या सोशल मीडिया दूसरे ऐप नहीं है? किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जब आपके पास 30 नलके हों पानी लेने के और एक नलका बंद हो जाए तो उसका ये तात्पर्य नहीं है कि आपके पास बाकी 29 नलके नहीं। तो केवल एक टेलीग्राम के बैन हो जाने से अगर आप उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाने वाला है तो शायद वो एक गलत मानसिकता है। देखिए, सरकार का उद्देश्य बहुत साफ है और उद्देश्य बिल्कुल सराहनीय है। अल्टीमेटली सरकार चाहती है कि नीट के पेपर्स अनऑथराइज तरीके से लीक ना हो, डिसेमिनेट ना हो, फॉरवर्ड ना हो, ताकि जो कानूनी प्रकरण है, जो इस एजुकेशन इकोसिस्टम की वैल्यू है, वो लगातार बनी रहे। तो उद्देश्य तो बहुत ही बेहतरीन है और सही दिशा में सही कदम है। लेकिन उसकी वजह से आप एक ऐप को बैन करना और दूसरे ऐप को ना बैन करना, इसको लेकर कुछ औचित्य नजर नहीं आता। हाँ, ये बात सही आती है कि टेलीग्राम थोड़ा सा ज्यादा बदनाम ऐप है। क्यों? क्योंकि उनका ऑफिस इंडिया में नहीं है। आप इंडियन एजेंसी जब टेलीग्राम से चीजें मांगती हैं तो टेलीग्राम उन्हें चीजें देता नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं देता, इंडियन एजेंसी के साथ शायद से कोऑपरेट नहीं करता। तो ये संदर्भ में इसलिए उनको शायद मुझे लगता है कि आपने बैन कर दिया है। बट अल्टीमेटली बुनियादी सवाल ये है कि आपके घर की सुरक्षा कितनी प्रबल है। आपके अगर घर में 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजे खुले हैं तो बाहर के लोग पकड़ने से काम नहीं चलने वाला। आपको देखना पड़ेगा कि आपके घर के चारों दरवाजे सुनिश्चित हों, सुरक्षित हों
और इसलिए आपको अपनी साइबर सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और वैसे भी बैनिंग मुझे लगता है एक 19th सेंचुरी माइंडसेट है, एक 21वीं शताब्दी के चैलेंज को डील करने के लिए, जो बिल्कुल ही नाकामयाब होने वाला है। और वैसे में आपको क्या लगता है, बैनिंग से लोग आपके ऐप पर नहीं आएंगे? आज अधिकांश भारतवासी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके माध्यम से इन ऐप्स का लगातार इस्तेमाल करते हैं। कारण यह है ना कि आप ब्लॉक इस ऐप को बैन तो इंटरनेट पे कर नहीं सकते, आप अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज में उसे ब्लॉक कर सकते हैं, वो आपने किया है। लेकिन अगर आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं, तब आप पाते हैं कि आप इनडायरेक्टली इन तरह के ऐप्स को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऑल सेड एंड डन मुझे लगता है कि एक नया सोच की आवश्यकता है, अल्टीमेटली होमवर्क करने की आवश्यकता है, अपनी साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सशक्त करने की जरूरत है। बिल्कुल, हमारे साथ साक्षर दुग्गल भी जुड़ गए। मैं एक बार साक्षर के पास आऊँगा। साक्षर, जिस तरीके से पवन जी बता रहे हैं कि ये केवल 22 नलके में से 20 नलके में से एक नलके को बंद कर देने से कुछ नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें तो आप एक साथ बंद नहीं कर सकते, तो उसकी क्या तैयारी होनी चाहिए। और एक जो चीज़ मैं मतलब दुग्गल साहब के आंसर से ही मैं एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है, वो ये कि सरकार के पास एक फैक्ट चेक यूनिट भी है। हम लोग पीआईबी में जाते हैं तो पीआईबी का भी एक फैक्ट चेक यूनिट है। सरकार ने जो टेलीग्राम को बैन किया, उसके पीछे जो वजह मेन बताई है कि उसमें एक फीचर है कि आप बैकडेटेड एडिट कर देते हैं, पता नहीं चलता। यानी आप अगर 4 दिन पहले अगर आप किसी चीज़ को कोई ग्रुप बना लिए हैं और 4 दिन बाद कोई मैसेज डालते हैं तो वो डेट के साथ अपडेट नहीं होता, सिर्फ उस पर अपडेट हो जाता है, जिससे गलतफहमी फैलती है कि प्रश्न पत्र 4 दिन पहले से टेलीग्राम पर घूम रहा है। तो क्या फैक्ट चेक में हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम ये बता सकें कि ये जो है वो आपको अपडेटेड किया गया? भले टेलीग्राम ने ये अपना नहीं रखा, लेकिन क्या हम अपनी तरफ से हमारी कोई टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा है कि हम इसको बता दें कि नहीं ये 4 दिन पुराना है? देखिए, बात यहाँ टेक्नोलॉजी की नहीं है। हमेशा सवाल ऐसे मुद्दों पे यही होता है कि क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है बात टेक्नोलॉजी की भी कभी होती ही नहीं। बात इतनी होती है कि आप बेस्ट सेफ्टी मेजर कौन सा ले सकते हैं। यहाँ जो सरकार ने मेजर लिया है कि टेलीग्राम को बैन कर दिया है, वो इसलिए नहीं लिया है कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इसलिए लिया है कि कहीं पर भी जहां वो चांस देखते हैं कि कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है इस मामलों में, वो पूरी तरह उसको बैन करने के उस सहमत में रहती है। और जहां तक दुग्गल जी ने एक नलके का एग्जाम्पल दिया, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि आजकल नलके भी बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि साइबर क्रिमिनल हो गए या कोई भी हो गया जिसको कोई ना कोई न्यूसेंस क्रिएट करनी है, एआई के माध्यम से वो नए नए तरीके ढूंढ लेता है। अब पहले वीपीएन था, आज एआई के माध्यम से नई नई चीजें आ रही हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जिसको न्यूसेंस क्रिएट करनी है, जो भी साइबर क्रिमिनल ने काम खराब करना है, वो तो करेगा ही, लेकिन साथ साथ हमें अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अकेली आपकी सुरक्षा गारंटी नहीं दे सकती है। जब तक प्रोएक्टिव यानी लगातार दिन प्रतिदिन आप बार बार अपनी टेक्नोलॉजी, अपने प्रोसेसेस को आप एनहांस करते रहेंगे, उतने ही फायदे में आप रहेंगे। नहीं, मैं अगर नीट लीक को लेकर के केवल अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ तो जो टेलीग्राम को जिस वजह से बैन किया गया, वो वजह ये नहीं है कि वो हमारे क्वेश्चन पेपर लीक करता है, वो हमारे गलत पेपर को सर्कुलेट करता है और गलतफहमी फैलाता है और छात्रों में जो है एक तरीके से पैनिक क्रिएट करता है। उसके लिए बैन किया गया जो सरकार बता रही है। तो हम इस पैनिक को हमें रोकना, ये टेक्नोलॉजी तो हम बाद में बात कर लेंगे, आप बिल्कुल सही करें, मैं सहमत हूँ आपसे। लेकिन क्या ये जो अफवाह फैलाता है, और वो अफवाह इसलिए फैलती है क्योंकि जो ऐप का जो एक फीचर है उस फीचर के कारण फैल रही है, तो क्या उस फीचर को चेक करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि अगर मान लीजिए अभी जैसा कि अभी पवन दुग्गल साहब कह रहे थे, जरूरी नहीं कि ये तो हम अपने टेरिटोरियल में बैन किया है इसे, वो बाहर हमारे टेरिटोरियल से बाहर भी इसे कर सकते हैं सर्कुलेट। तो ये चीज़ें तो बाद में भी हो सकती है, बाहर से भी हो सकती है। तो हम इसको फैक्ट चेक के जरिए क्या इसका उपाय ढूंढ सकते हैं? क्या हम लोगों को बता सकते हैं कि ये गलत है, चाहे एग्जाम के बाद जो है पेपर लीक जो है उसमें डाला गया है? क्या इसके लिए कोई इंतजाम फैक्ट चेक में ये क्यों नहीं आ सकता है? तो क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है? सरकार इस पे क्यों ना विचार करे, एनटीए क्यों ना विचार करे? देखिए, मुद्दा बहुत क्लियर है और सबसे बड़ी बात, जहां तक स्टेप की बात है, आपका जो पॉइंट है बिल्कुल सही है, लेकिन बात समय की भी है, समय और कोऑर्डिनेशन। देखिए, पहले भी ऐसा हो रखा है, ये पहला ऐसा एग्जाम नहीं है जो लीक हुआ है इंटरनेट पे। ऐसे कई सारे एग्जाम लीक हो चुके हैं, चाहे टेलीग्राम पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, कहीं पे भी हो। लेकिन सरकार ने बार बार एक चीज देखी है, ट्रेंड अगर आप भी नोटिस करें, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम की वजह से ही लीकेज होती है। यानी कि या तो आपके खुद के सिस्टम सुरक्षित नहीं है, या आपके पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन आपने सही समय पे उन एप्स या सोशल मीडिया प्रोवाइडर से कोऑर्डिनेट नहीं किया, तो वहां पर लूप होल्स क्रिएट होते हैं। तो मुझे जितना लगता है सरकार ने यही कोशिश की है कि वो लूप होल कहीं भी क्रिएट ना हो, क्योंकि देखिए बच्चों के फ्यूचर का सवाल है कि नीट एग्जाम बार बार लीक और बार बार रीशेड्यूल होता रहेगा तो बच्चे भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि टेलीग्राम ने अपने हाल ही में हाईकोर्ट भी चला गया
उनका ये स्टेटमेंट है जो आप कह भी रहे हैं कि देखिए हमारे एक बंद करने से कुछ होगा नहीं, आप चाहे तो हम फीचर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन सवाल इतना ही बनता है कि क्या टेलीग्राम उस चीज की जिम्मेदारी कितनी लेगा, पहली बात। दूसरा, कल को एग्जाम खराब हो गया तो ये पहली बार नहीं है कि टेलीग्राम हो या कोई ऐप हो, एग्जाम हो गया, कोई भी लीकेज हो गई, इल्जाम लिया तो सही, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नुकसान तो बच्चों को ही उठाना पड़ा। तो मुझे लगता है सरकार यह बहुत क्लियर है, बच्चों को नुकसान नहीं उठाने देंगे। बिल्कुल साक्षर, ये सही है, टेलीग्राम का बच्चों कोई को भी ऐप नुकसान नहीं हो इसलिए री एग्जाम लिया जा रहा है। लेकिन मेरा फोकस इस बात पे है कि हम इसको कैसे रोकें, और क्या टेलीग्राम को बैन कर देने से केवल मामला बन जाएगा, या लगता है कि दूसरे, जैसा कि पवन दुग्गल साहब, मैं एक बार आपके पास आऊँगा और यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या आपको लगता है कि फैक्ट चेक के जरिए इसको रोका जा सकता है, या अगर कानून को कुछ कड़ा किया जाए? जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे पास तो उसका एक्सेस है नहीं, टेलीग्राम जो है हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये फीचर बदल दो या इसको बैन कर दो, लेकिन हमारे पास कोई कानून नहीं है। क्या ऐसा कोई कानून भारत में बन सकता है? या साइबर लॉ तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि वर्ल्ड के जितने भी देश है, केवल भारत ही इससे पीड़ित नहीं है, दूसरे देश भी पीड़ित है। क्या आपको लगता है कि एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां विश्व के सारे देश जो है वहां मिलकर के साइबर लॉ क्रिएट करें? क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज अगर है दुनिया के लिए तो वो साइबर क्राइम है। दुग्गल साहब का लगता है कनेक्शन ये होगा। मैं यही सवाल मैं साक्षर में आपसे भी कहूंगा, अगर मेरा जी दुग्गल साहब आ गए। जी दुग्गल साहब। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप ये देख लीजिए कि दुनिया भर में अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई साइबर क्राइम की संधि, कोई ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है। तो क्योंकि इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है, और क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने एक मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दुनिया भर को दिया 1997 में, और कहा कि आप अपने राष्ट्रीय कानून बना के ले आइए, तो स्थिति ऐसे उत्पन्न हुई कि अलग अलग राष्ट्र अलग अलग अपनी अपनी प्रकार की जो राष्ट्रीय नेशनल लॉज हैं वो लाने शुरू कर दिए, साइबर लॉज। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपके नेशनल साइबर लॉज जो हैं आपकी कंट्री में तो लागू होते हैं, लेकिन आपकी कंट्री के टेरिटोरियल बाउंड्रीज के बाहर लागू नहीं होते। लेकिन इंटरनेट ने तो भूगोल को इतिहास बनाया है, तो आज एक बंदा कहीं बैठा हुआ किसी और राष्ट्र के अंदर विद्यमान कंप्यूटर्स या नेटवर्क को टारगेट कर सकता है, साइबर क्राइम आसानी से कर सकता है। तो देखिए, हार्मोनाइजेशन की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। अब इस तरह की घटनाएं जब ज्यादा घटित होंगी तो मुझे लगता है कि जो राष्ट्र हैं वो उठकर एकत्रित हो जाएंगे और अल्टीमेटली कुछ कॉमन बेसिक प्रिंसिपल्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। 2015 में जब संयुक्त राष्ट्र में मैं एड्रेस कर रहा था तो मैंने उस वक्त कहा था कि दुनिया को आवश्यकता है एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी। लेकिन वो जमाना 2015 का था, वो बहुत अर्ली दौर था और राष्ट्र जो थे इस तरह के आइडिया को एक्सेप्ट करने के लिए भी राजी नहीं थे। अब धीरे धीरे पिछले अगले दशक में हमने देखा कि अब धीरे धीरे अब कंट्रीज महसूस कर रही हैं कि साहब ये तो मेरे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं राष्ट्रीय साइबर लॉज को इम्प्लीमेंट करने में, और मुझे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की और इंटरनेशनल ट्रीटीज की आवश्यकता होगी। तभी अब हाल ही में अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी का गठन किया है टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर क्रिमिनल पर्पसेस, और उसके ऊपर हस्ताक्षर की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी है। समय लगेगा बट अल्टीमेटली हम सही दिशा पर जा सकते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। अल्टीमेटली सारे राष्ट्र एकजुट हैं कि साइबर क्रिमिनल्स को अधिकार नहीं है कि वो उन राष्ट्रों की जनसंख्याओं को, उनके उपभोक्ताओं को टारगेट करें साइबर क्राइम का, और जो राष्ट्र की प्रभुता अखंडता है। बिल्कुल सही कहा आप दुग्गल साहब, आप संयुक्त राष्ट्र को आपने संबोधित किया, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि भारत तरफ से जाकर के आपने संबोधित किया, अपनी बातें वहां पर रखी। मैं एक चीज आपको थोड़ा टेक्नोलॉजी से अलग जाकर के मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या जिस तरीके से लीक को लेकर के पूरी राजनीति, वहां पर भी सिक्योरिटी देने का वो फूल प्रूफ हो उसकी गारंटी, वहां पर भी सिक्योरिटी देने का वो फूल प्रूफ हो उसकी गारंटी सबसे पहले देनी चाहिए एनटीए को? इसमें कोई दो राह नहीं है कि एनटीए को अपना होमवर्क खासतौर पर साइबर सुरक्षा के संदर्भ में करने की आवश्यकता है। जब मैं आज वेबसाइट पे जाता हूँ, पब्लिक डोमेन पे जाता हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती कि किन किन प्रकार के साइबर सुरक्षा के कदम उठाए गए हैं, ताकि अल्टीमेटली जो प्रश्न पत्र हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में वो वहां से निकलेंगे, वहां से डिसेमिनेट ना हो। इसलिए आपको ऑलरेडी कानून कहता है कि रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। आईटी रूल्स 2021 कहते हैं कि साहब आपको ये सेफगार्ड्स करने हैं, और आईटी एक्ट आपको कहता है कि साहब आप तो एनटीए हैं, आप तो इंटरमीडियरी हैं, आपका दायित्व बनता है कि आप एक्सरसाइज करें ड्यू डिलिजेंस, सावधानी,
जब आप अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह करते हैं। अब वहां पर कितना कदम उठाए जा रहे हैं उस पर फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। मुझे लगता है आपने जो और बहुत कदम उठाए हैं बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। देखने की आवश्यकता यह है कि हमने क्या अपनी साइबर सिक्योरिटी इतनी प्रबल रूप से सशक्त कर दी है ताकि इसमें सेंध लगने की संभावना कम है। और देखिए फिजिकली पेपर को चुराना बहुत मुश्किल है क्योंकि वायुसेना आ गई है और जितनी एजेंसीज आ गई हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली उसकी कॉपी को लेके बाहर डिसेमिनेट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना आज फिर भी साइबर क्रिमिनल्स का सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है और वहां पर ही वो टारगेट कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम अपनी साइबर सुरक्षा को और प्रबल रूप से सशक्त करने की दिशा में जाएं एनटीए के दृष्टिकोण से तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। एक सवाल और है कि जो चूंकि नीट के एग्ज़ाम में बच्चों की संख्या, बैठने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको मैनुअल लिया जा रहा है और क्योंकि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसा कि एनईटी का कहना है कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि हम ऑनलाइन ले सकें। लेकिन क्या अगर जब ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर लिया जाए, क्योंकि सरकार इस पर भी चर्चा कर रही है और इस पर भी बात कर रही है, बहुत जल्दी हो सकता है अगले साल से जो है वो ऑनलाइन ही सारी परीक्षाएँ हो जाएँ। क्या आपको लगता है कि जब ऑनलाइन परीक्षा हो जाएंगे तो उसके बाद वो साइबर अटैक की संभावना ज्यादा होगी? इसमें कोई दो राह नहीं है। साइबर क्रिमिनल्स इस फिराक में है कि वो कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण वल्नरेबिलिटी है उसको ढूंढ निकालें, उसका शोषण कर सिस्टम में घुसे। वैसे भी देखिए जितने भी राष्ट्र और स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भारत की प्रगति से खुश नहीं। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि भारत की प्रगति नीडेल की जाए और उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाए, इस तरह के आक्रमण करके, आपके साइबर अटैक्स करके। तो मुझे लगता है कि हमें ना एक 360 डिग्री व्यू पॉइंट लेना पड़ेगा। हमें समझना होगा कि हम डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान में सेंटर में आके खड़े हो गए, चारों दिशाओं से हम पर अटैक हो सकता है। तो इसलिए उस अटैक का अनुमान करने की आवश्यकता है, अपने आसपास एक सुरक्षा कवच पहनने की आवश्यकता है कि चलिए जब अटैक होगा भी तब भी हम इंश्योर करेंगे कि इस अटैक का बहुत असर लोगों पर ना पड़ सके। तो बोथ फिजिकल सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी दोनों पर ही आपको साथ एक सामंजस्य मिलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। दुग्गल साहब, आप तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और इतनी पॉलिसी मेकिंग में भी मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को रहना चाहिए। सरकार के पास जो अभी पॉलिसी है और सरकार के पास जो बजट है जो साइबर क्राइम से निपटने के लिए, क्या आपको लगता है कि ये नाकाफ़ी है और इसमें थोड़ा बजटिंग और सरकार को करना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और भी एक्सपर्ट को जोड़ना चाहिए? क्योंकि अभी तक जो चीज़ें हो रही हैं, हम तब एक्टिव होते हैं जब हमारे पे अटैक हो जाता है, हम तब एक्टिव होते हैं जब कोई घटना हो जाती है, लेकिन हम फूल प्रूफ तब हो पाएंगे जब हम पहले से उसमें एक्सपर्ट के साथ बैठ करके एक योजना बनाएं। तो क्या आपको लगता है सरकार यहाँ पे लेके और सरकार को आप लोगों को सजेशन देना चाहिए? हम लोग तो दे ही रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आप जैसे लोगों को भी इसमें आकर के आगे आने चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसी हो, क्योंकि अब साइबर क्राइम जो है वो केवल पैसे, आपके बैंक से पैसे उड़ाने के लिए नहीं हो रहा है, आपकी राजनीति को चेंज करने के लिए भी हो रहा है, आपको बदनाम करने के लिए भी हो रहा है। अगर नीट के पेपर्स को आप लीक कर दें तो आपको पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, आप अगर नए पेपर को पुराने डेट से आप अपडेट कर रहे हैं, आप केवल सरकार को बदनाम कर रहे हैं, आप सरकार को असंतुलित कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसके लिए पॉलिसी और पैसे दोनों चाहिए जिसमें सरकार लैग कर रही है? मुझे लगता है पॉलिसी पैसे दोनों चाहिए। सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स को साथ लेके चलने में हमेशा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि सरकार के अंदर जो इंट्रिंसिक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होनी चाहिए वो फिलहाल उसमें थोड़ी कमी नजर आती है। क्यों? हम लोग तो जितने डिटेल्ड काम करते हैं उस तरह के डिटेल्ड काम सरकार के अंदर जो अधिकारी होते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख रहे होते हैं। तो अगर हम एज आउटसाइड एक्सपर्ट काउंसिल और एक्सपर्ट्स होने के नाते सरकार को अपना इनपुट दे सके, बहुत अच्छा होगा। मेरी कई सालों से प्रयास रहा है, मैं सरकार के साथ जुड़ा भी रहा हूं, उनको देता रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है अब वो समय और आ गया है जब आपको एक्टिवली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मद्देनजर रखते हुए इस तरह के मॉडल को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में है। आज अधिकांश तौर पर सरकार को, सरकारी एजेंसीज को और सरकारी नेटवर्क्स को प्रबल रूप से सशक्त करने की आवश्यकता है और वहां पर मुझे लगता है एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स, एक्सपर्ट्स बहुत काम आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ज्यादा बजट एलोकेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सब क्योंकि इसमें R&D की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, इसमें R&D की जरूरत है और R&D के लिए आपको बजट चाहिए। फिलहाल पवन दुग्गल जी आपका और साक्षर दुग्गल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े। अभी
पहला पार्ट हो गया। सेकंड अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो चर्चा करेंगे किस तरीके से महिला बिल को लागू करने के लिए और परिसीमन को लागू करने के लिए, ताकि महिलाओं की संख्या 33% आरक्षण जो है संसद के भीतर हो सके। उसके लिए क्या माथापच्ची चल रही है सरकार के भीतर, कौन से जोड़ तोड़ हो रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे। जाइएगा कहीं नहीं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि सरकार किस तरीके से एक्टिव है महिला बिल को लाने के लिए।